बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानिब से बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने इंतखाबी अमल की निगरानी के हवाले से कहा है कि इंतखाबी अमल जो है वो गैर जानिबदाराना अंदाज में करने की कोशिश होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वॉल्यूम 10 खोलने से इनकार करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। इस समेत इन पर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, रेस्क्यू का सिलसिला जारी है बडग्राम में पाक फ़ौज की जानिब से, और तमाम कौम जो है वो बच्चों की हिफाजत के लिए दुआगो है। क्या इस कस्म के वाक़यात को रोका जा सकता है मुस्तक़बिल में? रोका जा सकता है जी, लेकिन ये कि पहले तो अब हमारी दुआएं हैं सारी कौम इस वक्त। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, ये दुनिया भर के कई जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर ये बराह रास्त इस पे ये दिखाया जा रहा है सारा ऑपरेशन ज़ुबर से जारी है, और ये अखबारात की भी हेडलाइंस हैं और सारे ये। अब देखें, ये अब इसकी पुलिस इंक्वायरी की एक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे कितनी ऐसी जगह होंगी कि जहाँ पे कुछ लोग, कुछ बच्चे जो हैं वो पत्थरों के ऊपर, यानी तेज़ नाला बह रहा होता है या दरिया बह रहा होता है तो उसके ऊपर पैर रखते हुए, और बच्चे नहीं बड़े भी, और ख़तरनाक ये जो है, ये मेरा ख्याल है कोई प्रॉपर तो ये चेयरलिफ्ट है नहीं। अब ये कब बनी, कैसे बनी, जब यकीनन बनी होगी और कितने सालों से चल रही है जी। तो बच्चे ये सुबह सुबह वहाँ से निकलते होंगे, हो सकता है ये दोबारा वापस जाती हो, फिर और बच्चों को लाती हो, और ये तमाम दिन चलती हो। अभी तक इसकी डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, कितना लोड उठाती हो, क्या इसको कोई चेक करने वाला भी था। यकीनन इसको ऑपरेट करने वाले तो वहाँ पे होंगे लोग, और उनकी हम गलती तो नहीं कह सकते, वो उन्होंने भी अपनी तरफ से बेहतर देखा होगा सिलसिला, तो ये हादसा पेश आया। लेकिन ये है कि इस तरह की जो चेयर लिफ्ट्स होती हैं या ऐसे इस तरह इतनी बुलंदी के ऊपर, तो वो तो प्रॉपर उनको बहुत महफूज बनाया जाता है। उनकी उनकी चेकिंग होती है हर कुछ अरसे के बाद, वो किस तरह ऑपरेट हो रही हैं, क्या ये हादसात, इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये बेहतरीन जगहों पे भी पेश आ जाते हैं दुनिया में। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसको ये कोई यानी कोई ऐसी बात है जो हो गई तो हम यहाँ पर लोगों के ऊपर इसका मलबा डाल दें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखना ज़रूरी है कि ये जब कितने अरसे से चल रही है, और इस तरह की और कितनी मतलब मुझे नहीं पता, ये इतनी बुलंदी के ऊपर, यानी इसको अगर कोई तार टूट जाती है, यहाँ कोई सिलसिला नहीं है, किसी किस्म का हिफाजती इक़दाम नहीं है, मतलब ये होता है पूरी दुनिया में, इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अब इस पे गलती तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो ज़ाहिर है यकीनन वो जो ऑपरेट इसको कर रहा होगा, जो भी बंदा उस तरफ भी और इस तरफ भी बच्चों को उतारने वाला कोई मौजूद होता होगा, उन्होंने अपनी तरफ से ध्यान रखा होगा। और ये कोई बताया जा रहा है कि 10 साल से या उससे पहले से ये यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसको पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा एक सर्वे होना बड़ा ज़रूरी है। सर्वे होना बड़ा ज़रूरी है, और इस तरह के हादसात जो हैं वो आइंदा ना पेश आएँ। और उसके बाद फिर SHG कमांडोज़ पहुँचे वहाँ पर, वो जो हेलीकॉप्टर, वो भी कई घंटों तक हवा, फिर उसमें वो जो कमांडो थे वो भी दुनिया ने देखा सब ने कि वो कोशिश पूरी करते रहे, लेकिन 2 तारें टूट गई, 1 तार रह गई, मतलब बड़े। और अब जो है वो एक रात हो गई चूँकि, तो वो एक डोली जो है वो मतलब एक शख्स वहाँ डोली लेके फिर वो बच्चे को लेकर रात में आएंगे, दूसरी डोली स्टैंड बाय है वहाँ पे, उसमें वो ज़रा मजबूत तार के साथ शायद बंधी हुई है, वो उसको ड्रॉप करके उस बच्चे को फिर वहाँ से उसको लाया जाएगा आगे तक। और तो ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सबको, बच्चों को, और इनके साथ जो एक इनके उस्ताद हैं गालिबन, तो वो उन सब को, और उनके टेलीफोन की ज़ाहिर बैटरीज, और ख़ुद भी वो इतनी ऑक्सीजन जो है वो ऊपर इतनी देर तक कोलैप्स हो गए। सुबह 6 बजे ये बच्चे निकले थे जी। तो 6 बजे का मतलब ये है कि कोई 4 बजे, 4:30-5 बजे इनके बारे में बताया जा रहा है, जहाँ से ये बैठे हैं ना, जिस जगह से, उस जगह से काफ़ी दूर ये जो गांव है, यानी काफ़ी दूर से ये पैदल चल के आए हैं बच्चे।
और फिर उस जगह तक ये सब जमा होते हैं जहाँ से फिर ये इसके ऊपर बैठते हैं। जी। तो ये बल्कि एक दो बच्चों के बारे में बताया गया कि वो कोई तकरीबन आधा घंटा उनका जो घर है वो दूर है वहाँ से, तो वहाँ से बच्चे आए तो यकीनन इनका होगा कि बस जल्दी से फ़ौरन उतर जाएंगे दूसरी तरफ। तो अब रात हो गई और उसमें जो है वो बस अब दुआ है, 4 बच्चे शायद अभी तक, हाँ अब थोड़ा सा स्लो इसलिए होगा कि वो जाहिर है कि वो वायर पे जाके और वो फिर बहुत तरीके के साथ, और वो जो जो साहब जा रहे हैं उन्होंने भी एक अपनी हिफाजत दी तो ताकि वो अगर तार वो कम से कम दूसरी तार से वो नीचे अपने आप को संभाल लें। तो रात का वक्त है, लाइट्स वहाँ पे हैं नहीं, हो सकता है कि वो जो साहब ऊपर हों उन्होंने कोई टॉर्च वगैरह अपने ऊपर कोई लाइट्स का सिस्टम लगाया हो जिसम पे। अब दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इनको खैरियत से वापस लेकर आए। लेकिन ये है कि गलती तो अब क्या कहा जाए इसमें, मतलब है कि ये पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, मतलब लेकिन ये है कि इसको सर्वे होना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और इतनी बहुत बुलंदी पे, अब देखिए ना, इस तरफ एक पहाड़ है, उधर एक पहाड़ है, तो अब स्कूल इधर है, तो बच्चे उधर से इधर आते हैं, कितने सालों से आ रहे हैं, ये कितनी पुरानी ये तार या रस्सी या रस्सा या जो भी है। अब मैं इस पे इस वक्त किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता, सिर्फ दुआ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन बच्चों को सबको, और जो रेस्क्यू करने के लिए गए हुए हैं लोग, उनको अल्लाह ताला खैरियत से सबको वापस लेकर आए अपने घरों तक और अच्छी खबर आए कोई रात तक। तो ये सारा दिन ही बस लोग दुआएं करते रहे हैं। और ये पाकिस्तान में नहीं, बाहर मैंने कहा ना, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है क्योंकि बहुत अनयूजुअल ये हुआ है। और वहाँ पे हवाएं भी बड़ी तेज़ थी, गहराई भी बहुत ज़्यादा है, नीचे खाई है उसका, अच्छा वो खाई का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा क्योंकि वो खाई भी जो है वो भी यानी वो इस तरह से है कि वो भी कई यानी मुख्तलिफ उसकी यानी उसकी डेप्थ जो है वो बहुत वेरी करती है कि अगर कोई ऊपर से खुदा न खास्ता कोई गिरे तो एक जगह पे या दूसरी पे वो काफ़ी नीचे तक उसके मुख्तलिफ हैं, वो फ्लैट नहीं है जी। तो और जंगल है, तो कोई ब्लेम नहीं किसी पे, सिर्फ दुआएं अल्लाह ताला खैरियत से जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो भी जिन्होंने बचाया है, जो कमांडो, उन्होंने देखें कि कैसे उसको, और बच्चे की भी है हिम्मत। वो बच्चा जो है उसने वो जो ऊपर से उन्होंने फेंका, यानी वो बच्चा जो है वो कमांडो के साथ नहीं लगा बल्कि उन्होंने ऊपर से वो जो बच्चे ने अपने ऊपर पहना और बच्चा झूलता हुआ वो जो है, यानी आप देखें कि पूरा दिन गुजारने के बाद भी उस बच्चे के अंदर इतनी वो हिम्मत थी कि उस बच्चे ने वो झूलता हुआ बच्चा हमें नजर आया। बहरहाल अल्लाह ताला खैरियत से इनको अपने घरों तक पहुंचाए, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अच्छा, तो ये तो वाक़या है, अब जाहिर है कि हम दुआएं कर रहे हैं इस पे। बाकी दिन में आज पाकिस्तान की सियासत हम देखें तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, पॉलिटिकल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा वॉल्यूम जी हाँ, वो देखिए वॉल्यूम 10 जो है ना, वो तो दरख्वास्त की थी ब्रॉडशीट ने। अच्छा, ब्रॉडशीट की तरफ से जो वकील हैं उनके वो हैं लतीफ़ खोसा साहब। तो ब्रॉडशीट ने कहा कि जी वो हमें हमारे पैसे दिए जाएं और साथ ही ये डब्बा खोल दिया जाए। तो वो ब्रॉडशीट के उन्होंने फिर वहाँ पे नुक्ता उठाया कि जी डब्बे को खोला जाए। उस डब्बे के बारे में गुमान ये है कि उस डब्बे में वो ख़जाना है बाहर या अंदर या जो भी, उसके जो तहकीकात उस वक्त हुई थी तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो उसको अदालत ने उनसे पूछा कि भाई आप तो वकील ब्रॉडशीट के हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, तो मतलब इस डब्बे को खोला जाए तो क्या पनामा केस दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए ये। तो वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि कौम का हक है कि उनको पता चले कि भाई ये इसमें क्या है। उन्होंने कहा जी आप तो ब्रॉडशीट के वकील हैं ना, तो ब्रॉडशीट क्या चाह रहे हैं, आप ब्रॉडशीट की बात करें या इस डब्बे और ब्रॉडशीट में क्या ताल्लुक है आपस में। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ब्रॉडशीट ने ज़ाहिर है ब्रॉडशीट की नुमाइंदगी करे तो लतीफ़ को, तो ब्रॉडशीट कंपनी की तरफ से कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। तो दरख्वास्त वापस ले ली गई, ये जब तमाशा हुआ। उसके बाद दूसरा जो है वो ये कि उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रिलीफ नहीं मिली और वो 48 घंटे के लिए, हाँ, उनकी जो रिहाई का है मामला, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो अब परसों उसकी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन, ये ज़्यादातर जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि चूँकि 3 साल से कम सज़ा है तो शायद उसमें
अदालत से रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसके साथ ही साइफर के ऊपर या जो अलकादिर है या साइफर है, हाँ, या ये 9 मई है, इसके ऊपर फौरी तौर पे जेल से ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और वो किस मुकदमे में होती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि उसमें और वो जो बलूचिस्तान का एक केस बना हुआ है जो कत्ल का, वकील का, तो इनमें से किसी भी केस में उनकी जेल में ही गिरफ्तारी हो जाएगी। साबिक चेयरमैन की और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म की, तो वो आज तैयारी थी वहाँ पे। वहाँ से जब मुख्तलिफ हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वो तो अंदर से ही वहीं से गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, इसको सुप्रीम कोर्ट में सीक्रेट एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे तो ये हुआ है ना कि उस पे असद उमर साहब तो घर पे थे, उन्होंने को बेल मिल गई, वो गिरफ्तार नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया, और उसमें जो है वो अब शाह महमूद कुरैशी साहब का इसमें अब जाहिर है वो बताएंगे कि क्या हुआ था, ये साइफर का क्या किस्सा था, क्या था, कैसे पब्लिक हुआ, कैसे हुआ, मतलब वो शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर है, और वो और आज़म खान साहब और ये और अब असद मजीद साहब गालिबन उनका नाम, वो भी गवाही देंगे, लेकिन शाह महमूद साहब की तो उसमें गिरफ्तारी डाली गई है। असद उमर साहब की उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने 12 बेल कराई। अच्छा, इसमें लेकिन जो अजब सा मामला है वो है सदर आरिफ अलवी साहब का। आरिफ अलवी साहब का जो मामला है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब ने तो कहा कि मेरे स्टाफ, हम कल इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा एक रुख इख्तियार कर गया सारा मामला। रुख ये इख्तियार कर गया है कि उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये तो मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने इस पर साइन नहीं किए, और मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि जो है ये उनका नुक्ता नज़र है कि मैंने स्टाफ से कहा था कि इसको वापस भेजो। जो हुकूमत है, वजारत कानून है, वो कह रही है कि जी वापस अगर भेजना था तो उस पर इतराज़ लगा के भेजना था, बगैर इतराज़ के कैसे भेजा आपने, आप उसमें पॉइंट्स रेज करते। यहाँ आके आइन कई माहिरीन कानून कहते हैं कि आइन खामोश हो जाता है आके, कि अगर वो साइन नहीं, उस पर रिमार्क्स नहीं थे तो क्या वो खुद ब खुद कानून बन गया या वो खुद ब खुद कानून नहीं बना। अगर रिमार्क्स नहीं थे, अगर कुछ लिखा नहीं हुआ था तो पूछना चाहिए था। उधर वो कह रहे हैं कि जी एक टर्मोइल सारा। लेकिन इसमें शायद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, लेकिन इसमें जो दूसरा मामला है वो और अजब है। वो ये है कि उन्होंने अपने वो जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि बल्कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अपने ओहदे से हटाता हूँ। अच्छा, अब उस ओहदे से हटाते हैं तो सदर जो है वो हटा नहीं सकते। भाई सदर हटाएंगे तो वो रिक्वेस्ट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, बड़े सीनियर ऑफिसर 22 ग्रेड के गालिबन होते हैं, तो वो दरख्वास्त करेंगे कि मुझे इसको हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो जो है इनको हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जारी करे। और उन्होंने साथ अपनी उनके ईवान सदर में ही काम करती रही हैं सीनियर ऑफिसर हुमैरा अहमद साहिबा, उनको कहा कि उनको पर्सनल सेक्रेटरी लगा दिया जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वो जो हुमैरा अहमद साहिबा हैं उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो जहाँ पे हूँ यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। अब अजब सूरत हाल है कि उन्होंने ट्वीट के ऊपर तो कह दिया कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन वो वकार साहब बैठे उधर ही हुए हैं, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करेगी, सदर तो नोटिफिकेशन नहीं करेंगे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जिनका उन्होंने नाम दे दिया तो अब ये या तो किसी और का वो नाम देंगे या वो कह देते कि मुझे यहाँ इतना गुफअप हो गया ना मामला, अजब सा हो गया, या वो कहते कि जी वकार साहब को हटा के किसी को भेज दें। अब उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हटा के वो हुमैरा अहमद साहिबा को भेजें। हुमैरा अहमद साहिबा ने कहा कि मैं तो नहीं जा रही। अब वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उनको कैसे वो कहे कि किसी प्रोजेक्ट में या जहाँ पे काम कर रही हैं वो अपने, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना चाह रही इस वक्त। अब जो पर्सनल सेक्रेटरी, अब सोचे कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। पर्सनल सेक्रेटरी जो है जिनको वो हटा चुके हैं वो वहीं बैठे हैं और वहीं बैठे रहेंगे वो टिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। और सदर को उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा जिनको उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार है। अब उसमें 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे,
5 दिन लगे, लेकिन एक अजब सूरत हाल है ईवान सदर में जी। यानी अब मुझे नहीं पता कि उनकी टॉकिंग टर्म्स में भी हैं, लेकिन वो जाहिर है बात तो उन्हीं से करेंगे ना कि भाई ये मिला दो, इससे फ़ोन मिलाओ, इससे मेरी बात करवाओ, ये करो वो करो, तो वो उसको तो हटा चुके हैं, वो इस्टेब्लिश नोटिफिकेशन। अजीब रौला है, अजीब किस्म का एक जो है ना कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि भाई ये क्या मामला है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे ये बात आ गई कि इस्तीफ़ा दें सर, क्योंकि जो सदर हैं वो ये जो पीडीएम की जमातों की तरफ से सब इस्तीफ़ा क्यों दें। हाँ, जवाब देखें क्या ना, है? हाँ जवाब देखें ना, दो तीन कल भी हमने डिस्कस किया था ना, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो इम्पीचमेंट हो, सर, इम्पीचमेंट के लिए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ, ये सारे वो है नहीं, है नहीं, या ये है कि वो ज़हनी तौर पे वो कहीं मतलब उनको कोई कहा जाए कि वो काम करने के मिसफिट है। काबिल नहीं रहे, मिसफिट हो गए हैं, डॉक्टर्स कहें, कोई और कहे, इस तरह का कोई वाकया, या खुदा न खास्ता उनके साथ कोई और मामला हो जाए, वरना वो इस्तीफ़ा वो उनसे कोई ले जाके कौन ले, ठीक है। तो वैसे लिए जाते रहे पाकिस्तान में, लेकिन सवाल ये है कि वो अजीब सी सूरत हाल है ना, इस वक्त तो कोई उनसे इस्तीफा नहीं लेगा सर। लेकिन ये कि तो अजीब सी सूरत है, वो कह रहे हैं इस्तीफा दें, वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दे। अच्छा, वो अब वो कह रहे हैं इखलाकी बुनियादों पे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इखलाकी, एक मिनट, सारी बुनियादों पे इस्तीफे दिए जा सकते हैं पाकिस्तान में, इखलाकी बुनियाद पे कोई नहीं देता इस्तीफा। मतलब हर चीज पे इस्तीफा दिया जा सकता है, इखलाकी बुनियाद पे नहीं, ठीक है। मतलब ये वाहिद चीज़ है जिसपे कोई इस्तीफ़ा नाम की कोई चीज़ मैंने तो कम से कम नहीं सुनी कि अखलाकी बुनियादों पे कोई इस्तीफ़ा दे दे। अच्छा, तो ये एक अजीब सा एक, अब देखें इसमें क्या होता है। अदालत से रुजू किया जाता है, अदालत से अब कौन रुजू करता है, हुकूमत ने तो किया नहीं, हुकूमत क्यों करेगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, फिर 3 रुकनी बेंच बन जाएगा, क्या होगा, कौन सी डेट्स पड़ेंगी, कैसे होगा तहकीकात, कैसे इंक्वायरी होगी। वो वकार साहब से पूछे, मैंने मुझे तो उन्होंने तो बयान दे दिया था कल कि भाई मैंने तो ये बात सदर मुमलिकत ठीक नहीं कर रहे जी। तो फिर कैसे होगी इंक्वायरी, क्या होगा। तो एक अजीब सा एक मामला, और ये आखिरी चूंकि उनकी सदारत के दिन है, उनको इल्म है इस बात का कि आगे शायद वो कंटिन्यू ना कर पाए कुछ दिनों के बाद। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बतौर सदर उनको इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन अगर वो अपने ओहदे को छोड़ते हैं किसी भी वजह से आने वाले दिनों में, या उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तो उन पे मुकदमात हैं, पीटीवी केस और वो सारे मुकदमात। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आराम से जाएंगे, बल्कि वो तमाम मुकदमात जिन पे उन्हें इम्यूनिटी है, और बल्कि यहाँ तक हुकूमत, एक मेरी जो निगरान हुकूमत है उनके और पीडीएम के, बल्कि निगरान हुकूमत है पीडीएम के एक रहनुमा से, मेरी मरकज़ी रहनुमा से बात हुई, तो मैंने कहा जी ये सदर के वाले से बात हो रही थी, मैंने कहा आप इस्तीफे की बात तो क्यों कर रहे हैं बार बार आप। तो खैर उन्होंने एक तो वही वजह दोहराई जो कि ऐसे गैर जिम्मेदार आए हैं और इखलाकी बुनियादों पे। मैंने कहा जी आप इखलाकी बुनियादों पे, बहरहाल मतलब उनके मुंह से कुछ लबों से ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल वो जो है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में आते हैं कि जो ट्वीट कर दिया इन्होंने इंटरनल मैटर। मैंने कहा यार बस करें, आप क्या चाहते क्या हैं आप इसमें। वो कहते हैं ये भी उसमें आ सकता है, ये भी। बहरहाल वो एक अजीब सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, एक अजीब सी है सूरत हाल। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इसके ऊपर कल अगर किसी और ऑफिसर को भेज दे तो मामला कुछ थोड़ा सा ज़रा संभल जाए, क्योंकि अभी तो ईवान सदर बहुत अजब सा है ना कि वहाँ पर जो है वो वही सेक्रेटरी बैठे हैं जिनको उन्होंने कहा कि इनको हटाया जाए, और वो हटे नहीं। अब वो कोई भी नाम मेरे ख्याल से अगर प्रेसिडेंट कहें कि इनकी जगह किसी को भेज दें तो फिर शायद उनकी जगह कोई दूसरा आ जाए, या पता चला कि वो कोई भी नहीं आ रहा, ये भी सूरत बन सकती है। मतलब एक अजब सा है मामला है, लेकिन ये मामला जो है ये ज़ाहिर सिस्टम पूरा ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहा है, तो उसमें तो ऐसा होगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मतलब है कि अदालतों में देखें ना, आज मरीम नवाज साहबा को रिलीफ मिली जी, आज उनकी रिलीफ मिल गई उनको, और उनको रिलीफ मिली नैब के जो तरामीम हुई है उसकी बुनियाद पर। अदालत ने खासतौर पर उसकी बात की गई, नैब की तरफ से बात की गई कि जी इसलिए क्योंकि नैब के कवानीन, ये वो कवानीन जो कि जिनका फैसला महफूज है। तो अब आने वाले दिन जो है एक ना एक, अच्छा ये मैं बात नहीं कह रहा, जो जितने हमारे अहबाब अदालतों में जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक या दो सरप्राइजेज देंगे उमरता बंदयाल साहब जाने से पहले। वो क्या सरप्राइज, ये मतलब एक कंसेंसस है तमाम लोगों में
जो कि कोर्ट को कवर करते हैं कि जी कोई ना कोई जो है ना वो, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो फिर तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही है कि चाची जी ये हो गया, अच्छा आपने ये किया हमारे ऊपर, ये क्या, ये वो जैसे एक हिस्सा चलता है उनका। तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कोई ना कोई एक आध जाने से पहले अपनी कोई लेगेसी छोड़ के कोई एक आध कोई फैसला ऐसा देंगे जो कि एक इर्ताश पैदा करेगा। ये एक अमूमी राय है यहाँ पे, वो देखते हैं कि करते हैं नहीं करते क्या होता है। वो 14 मई के हवाले से भी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो एक चली गई थी, लेकिन एक और उसमें जो है ना वो कट्टा खुल सकता है। अच्छा, तो बहरहाल ये बातें सारी चल रही हैं इस्लामाबाद में, लेकिन जब तक नहीं होती कोई चीज़, साइफर के ऊपर तो एक पूरे मुल्क में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से साइफर तो एक, उसमें साइफर में से एक चीज़ निकली है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया कि भाई ये 5 साल तक, या और भी उसमें जो चीज़ें 5 साल तक कोई वो नहीं करेगा, और उसकी एक अलग अदालत होनी चाहिए, तो अदालत इस्लामाबाद में वो कायम हो गई है। और उसी में उसमें इन कैमरा, यानी आज भी और जब शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं तो स्ट्रिक्टली इन कैमरा, यानी अंदर जो स्टाफ वगैरह के स्टाफ के लोग तो होते हैं, लेकिन जो मीडिया से रिलेटेड लोग अंदर इन कैमरा डालें। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। और ये हफ्ता जो है अब कल से फिर अदालत सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज है आज का, और तो अब एक, अच्छा परसों हाई कोर्ट में आएगा वापस, तो अब देखते हैं कि अदालतों से क्या फैसले आते हैं कमिंग डेज के अंदर। लेकिन इसमें जो है इस पूरी कहानी में एक तो ये हुआ कि सुबह जो है वो दहशत गर्दों के साथ फिर तसादुम हुआ जी बिल्कुल, और उसमें दहशतगर्द भी 4 मारे गए वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में, और 6 शहादतें हुई, शहीद हुए। एक तो ये वाक़या पेश आया, और ये बड़ा एक अचानक से ये दहशतगर्दी अपना सर उठा रही, हार्ड कोर टेररिज्म। अच्छा, इसको लेकिन चूँकि और वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ख़बर लेकिन बहुत सीरियस है कि ये मामलात हुए। एक LOC के ऊपर भी खिलाफ वर्जी हुई, तो आज जो इंडियन जो नाज़िमुल उमूर है उनको तलब किया गया, एक वहाँ पे शहरी शहीद हो गए गोलाबारी की। और फिर उसके बाद एक बात जो इसमें और है वो ये है कि सोशल अनरेस्ट कितना फैला हुआ है मुल्क में। देखें अब रोज़ सुबह उठते हैं, सोशल अनरेस्ट यानी महंगाई, बेरोज़गारी, बेचैनी, नतीजा क्या है? रोज़ सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या, कभी किसी बच्चे को कत्ल किया होता है, कभी किसी खातून लापता होती हैं, कभी कोई जो बच्ची की पोस्टमार्टम से बॉडी निकाल, ये सारा सोशल अनरेस्ट है ना। मतलब ये एक माशरे के अंदर एक आपको हिजान जाहिर कर रही सारे वाक़यात। तो ये जो है जिसमें लोग भी, अच्छे खासे लोग भी लगता है पागल हो गए, दिमाग ख़राब हो गया उनका कि छोटे बच्चों के साथ वो किया, पता नहीं जानवर बन गए हैं, क्या हो गया कि वो इस किस्म का एक हमारे सामने रोज़ एक सुबह कोई दर्दनाक कहानी आती है, कभी कोई बस को आग लग गई, कोई बस गिर गई, आज ये बच्चों का वाक़या, अल्लाह ताला खैर करे। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोज़ पेश आ रहा है जो कि अफसरदा कर देता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो, अच्छा सारा होता रहा, एक चीज़ के ऊपर नज़र ही नहीं गई, और वो चीज़ ये गई कि वो 306 रुपये का $1 ओपन में, लेकिन जब ओपन मार्केट में, लेकिन जब अब से कुछ देर पहले, 2-3 घंटे पहले चेक किया इस्लामाबाद में, तो यहाँ वो 312 से 315 तक था। 312 से 315 रुपये का $1 बड़ी मुश्किलों से मिल रहा था कहीं से। और जो जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना, पिछला महीना, उसमें पाकिस्तान पर जो कर्जा है वो $2.8 अरब मजीद बढ़ा है। $2.8 अरब, रुपीज नहीं, बिलियन डॉलर्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अच्छा उधर जो है वो अली वजीर साहब को भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पे, और ईमान मजारी साहिबा की जमानत आ जाएगी। लेकिन ये जो इश्यूज हैं सारे, ये मैन मेड क्राइसिस, मैं फिर बात ये कहता हूँ कि एक तो हादसात है ना, वो मैन मेड क्राइसिस नहीं, बस को आग, ये मैन मेड क्राइसिस है कि बच्चियों के साथ जो हो रहा है, वो पहले एक बच्ची का वाकया, फिर दूसरी बच्ची का वाकया, फिर एक और बच्ची जो है वो गायब है, फिर ये वाकया, फिर वो वाकया। ये मतलब है कि इनको तो अच्छा, वो अजीब किस्म की एक खातून, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो ज़हनी मरीज़ा हैं, लेकिन कोई ऐसी ज़हनी मरीज़ा हैं जो अपने उनके मतलब मैं इंतहाई अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि वो बच्चियों को ही मारती हैं। मतलब अगर उनका ज़हनी मरीज़ा हैं तो अपने शौहर का सर फाड़ दें ना, वे अपने शौहर का सर फाड़ दें,
अपने शौहर की नाक काट दें, कान काट दें। तो मसला वो बच्चियों, वो ऐसी ज़हनी मरीज़ा हैं कोई मोहतरमा, वो पहले वो जो रिजवाना बच्ची के साथ हुआ, वो क्या वहाँ ज़हनी मरीज़ा हैं? तो कैसे ज़हनी मरीज़ा हैं? शौहर का सर क्यों नहीं फाड़ती वो? मोहल्ले वालों का फाड़े ना सर निकल के। तो उनको नहीं पता नहीं क्या फजूल किस्म की बात है। ज़हनी मरीज़ा हैं तो बच्ची को मार रही हैं। भाई आप, ये क्या लॉजिक है? बहरहाल अब मामला चूंकि अदालतों में कुछ कहना मैं नहीं चाह रहा, लेकिन मैं ये लॉजिक सुन के मेरा अजीब सी बात है। मतलब शौहर भी कह रहे हैं ज़हनी मरीज़ा है, अच्छा भाई ज़हनी मरीज़ा है, बच्ची को मारती, मुझे कुछ नहीं कहती। अजीब वो गरीब किस्म के ज़हनी मरीज़ हैं। बहरहाल पूरा मुल्क जो है वो लगता है कि वो था ना, इट्स मैड वर्ल्ड वाली सिचुएशन। बहरहाल अच्छा, इसमें जो है ना फिर वही बात कि इसमें ये वाटरशेड मूवमेंट। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके हम मौज़ूआत की तरफ जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज कहा है कि इंतखाबी अमल की निगरानी शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ वजाहत थोड़ी सी कर दूँ कि ईमान मज़ारी जो है उनकी एक मुकदमे में ज़मानत हुई है, एक मुकदमे में वो गालिबन अब तक जो है वो पुलिस के पास हैं जिस्मानी रिमांड पर। दूसरी जो बात है वाटरशेड मूवमेंट है, बड़े बहुत तारीखी ये 2 या 3 दिन है अगले, और वो इसलिए है कि ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस आज या कल या हफ्ते या 10 दिन के हवाले से नहीं, यानी आप समझ लें कि कोई यानी तारीख के हवाले से ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो हुआ था वो शायद चैलेंज होने जा रहा है या नहीं हो रहा या क्या हो रहा है। और वो ये है कि ब्रिक्स का आगाज हो गया, ठीक, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग पहुँच गए, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँच गए, और साउथ अफ्रीका के तो जाहिर है कि वो होस्ट हैं, उनके तो हैं ही वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, उन्होंने रिसीव किया दोनों को। और रशिया से जो है वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो वर्चुअली उसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुँच गए हैं जोहान्सबर्ग। और इसमें जो है तकरीबन 40 मुल्कों के नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे हैं। और इब्राहिम रईसी, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, मतलब हर लेवल पे वो मुख्तलिफ रहनुमा पहुँचे हैं। अगर हम देखें ईरान से तो इब्राहिम रईसी वहाँ से गए हैं, सऊदी अरेबिया की नुमाइंदगी जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। और यानी एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक वहाँ पे बनने की बात हो रही है, और उसमें लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है, अगर आप लोकल करेंसीज में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है कि जो कि यानी तकरीबन 90% जो ऑयल है वो ऑयल की सेटलमेंट्स 90% जो है वो डॉलर से अब निकल रही हैं, यानी पेट्रो डॉलर से वो निकल के पेट्रो रुपी, पेट्रो युआ, अपने अपने मुल्कों की करेंसीज, पेट्रो यूएई के साथ जो हो रहा है वो यूएई भी पेमेंट्स कर रहा है कई मुल्कों। तो ये डॉलर से डी डॉलराइजेशन का अमल शुरू हो गया, लेकिन डी डॉलराइजेशन युआन पे नहीं गई एकदम, ठीक है। यानी वो अपनी अपनी लोकल करेंसी में, लेकिन डॉलर से डिटैच होना शुरू हो गया। तो डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त हिल रहा है और उसकी मोनोपोली चैलेंज होने जा रही है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल भी की थी, देखिए क्या इंडिया ने जानबूझकर, मोदी सरकार ने क्या उन्होंने जानबूझकर ये किया है कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात है जो गूंज रही है, क्या उन्होंने जानबूझ के अपनी ज़मीन सरेंडर कर दी है? जो मैंने कल बात की थी, क्या जानबूझ के सरेंडर कर दी है? जी, साबिका एलएसी पे। अच्छा, मैं सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें आज का, वो कहता है, फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल है, वो आज आया है, और उस आर्टिकल को अगर हम दिखा सकें, जो 5th स्लाइड है, अच्छा, वो कहता है, ये जो है ये सुशांत सिंह है, ठीक है, बड़े स्कॉलर हैं, और वो कहते हैं कि amid stalemate at border, it's clear that Xi Jinping still has the upper hand, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आगे सुने वो क्या कहते हैं।
वो कहते हैं कि इट्स क्लियर दैट शी जिनपिंग हैज अपर हैंड, ठीक है, मिलिटरीली इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन प्रेडिक्टमेंट ऑफ इट्स ओन मेकिंग अ पुअर प्रिपेयर्ड फोर्स, खराब फौज उनकी तैयार थी, क्रिटिकल शॉर्टेज थी, वेपन्स नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं था, और पेमेंट जो है उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा पेमेंट्स कर दी, रशिया को स्टॉप कर दिया, उन्होंने पैसे नहीं दिए रशिया के। अच्छा ये हो गया, 70% जो पैसा उनका जो वो है वो मॉस्को से आता है, उनको पैसे नहीं दिए। मॉस्को जो है वो नहीं चाहता कि उनको इंडियन करेंसी में दिया जाए। इंडिया जो है, नई दिल्ली इज़ अनेबल टू फाइंड वेज टू पे इन अ करेंसी जो वायलेट ना करे G7 के बयान को रशिया में। अच्छा आगे पीछे दाएं बाएं ताकि, अच्छा और वो, लेकिन नीचे का जो लास्ट सेंटेंस है, अगर पिछला पैराग्राफ देखें दोबारा, वो ये कहते हैं कि एज अ रिजल्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैज रूल्ड आउट इवन अ लिमिटेड ऑफेंसिव ऑप्शन। छोटा सा भी झगड़ा करने से, इंडिया से लड़ने से इनकार कर दिया जयशंकर ने। Essentially trying the military down with defensive deployment on the border, यानी डिफाई पोजीशन में ले गए अपनी फौज को कि फर्दर लॉस ना हो टेरिटरी का। अब ये जुमला नोट करें, जो आखिरी जुमला है फॉरेन पॉलिसी में कोई, और ये बड़े इनके एक बड़े जबरदस्त वहां पे थिंक टैंक से वाबस्ता है ईशान सिंह जो है। अच्छा यानी खुद उन्होंने कह दिया कि हम सरेंडर करते हैं। अच्छा अगला आगे देखें इसका, ये जो आर्टिकल है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसका दिखाएं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर मिनिस्ट्री हैज नेवर समन्ड चाइनीज डिप्लोमेट। आज तक किसी चीन के सफारतकार को उन्होंने डिमार्श भी नहीं किया। 20 सिपाहियों के मारे जाने के बावजूद आप जरा तसव्वुर करें कि हमारे जरा सी गोलाबारी होती है हम यहां बुला लेते हैं, ऐसे ही है ना, करते हैं, कोई शहरी की शहादत हो या ना हो हम बुला लेते हैं कि आपने, उन्होंने 20, अच्छा ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुछ बात है कि उन्होंने आज तक किसी को बुलाई नहीं। दिस हैज फर्दर सिग्नल्ड न्यू दिल्लीज वीकनेस, यानी बुला के एहतजाज भी नहीं किया। अब बुला के कहते तो है ना भाई आपने हमारे फौजी मार दिए। चाइना डज नॉट इनिशिएट टॉक्स on the border situation and often take weeks to grant Indian request for, कई हफ्ते गुजर गए वो बातचीत पे तैयार नहीं थे, बातचीत पे तैयार हुए। लैक ऑफ चाइनीज एम्बेसडर भी उनके 10 महीने से नहीं है इंडिया में। हालांकि इंडिया में चाइनीज एम्बेसडर की पोजीशन बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई, वाइस फॉरेन मिनिस्टर, ये इस किस्म की 10 मुल्कों में शायद चाइना के एम्बेसडर की, जैसे हमारे एम्बेसडर की इंडिया में, अमेरिका में, टर्की में, सऊदी अरेबिया में, चाइना में, इन मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, इस तरह चाइना के 10 मुल्क ऐसे हैं चाइना के एम्बेसडर की बड़ी वैल्यू होती है। आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आफ्टर अटैकिंग द थिंक टैंक इवेंट बीजिंग लास्ट मंथ द फॉर्मर इंडियन सेक्रेटरी शायम सरन अलॉन्ग विद चाइना हैड रिपोर्टेड दैट नो विलिंगनेस ऑन चाइना's पार्ट टू रिटर्न टू द बॉर्डर्स प्रिवेलिंग स्टेटस को फ्रॉम लद्दाख लची, यानी 2020 से वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये डेस्पैंग पे, अच्छा ये तो हो गई बात, 3 मुलाकातें हुई हैं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 मुलाकातें 4 दिनों में हुई हैं। और ये आज जी 4 दिनों में 3 मुलाकातें हुई हैं। और मैं यहां पे आपको कोट करके बता रहा हूं ट्रिब्यून, इंडिया का ट्रिब्यून जो 4th स्लाइड है, डेस्क ऑन द टेबल इंडिया चाइना होल्ड 3rd मीट इन 4 days, यानी जाने से पहले भी एक हुई जो हमने बात की, फिर दूसरी हुई सर, ये फिर तीसरी हुई मेजर जनरल लेवल पे। 4 दिनों में 3 मीटिंग्स हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना डेस्पैंग पे निकला और वो जो ट्राई जंक्शन है, और ना डेमचौक पे निकला। और यही इन्हीं की इंपॉर्टेंस है जो मैं बार बार कहता, वो ठीक है हॉट स्प्रिंग की भी है, वो गोगरा की भी है, वो सब सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंस डेस्पॉन्ग की है क्योंकि वो क्राकरम, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये सारा ट्राई जंक्शन डिटेल में बात कर चुके हैं। सवाल ये है कि एक मीटिंग हो जाए शी जिनपिंग से, अब ये मीटिंग हो जाती है, फर्ज करें हैंडशेक तो होना चाहिए वहां पर, साउथ अफ्रीका में हैंडशेक तो हुए, ब्रिक्स में एक जो है वो चाइना है, 4 ही है ना लोग, बाकी तो मेहमान आए हुए सारे, तो एक मीटिंग मतलब कहीं ना कहीं खाने पे, कहीं इवेंट पे, कहीं ना कहीं हैंडशेक या दाएं बाएं जैसे बाली में हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि इस एक मीटिंग को करवाने के लिए 4 दिनों में 3 दफा इंडियन मिलिट्री के लोग बैठे और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा ये मैं वायर को भी कर रहा हूं, वायर को भी कोट कर देता हूं, जो 3rd स्लाइड है कि बज ऑफ मोदी शी मीटिंग इंडिया चाइना होल्ड 3 मिलिट्री लेवल टॉक्स इन 4 days। इतना डेस्परेट है मेजर जनरल लेवल, मतलब ये एक इंप्रूवमेंट नहीं कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ एक चवन्नी निकलते तो ये यहां पर इतना बड़े बड़े ऐलान। ये मैं इसको बिल्कुल
खास तौर पे जो जयशंकर हैं, क्योंकि एक बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं, ये उनके ऊपर क्या चार्जशीट लगी है कि उन्होंने एक दफा चाइना के डिप्लोमेट को बुला के उनसे एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। यानी मेरे लिए हैरान कौन बात है कि डिमांड नहीं किया कि यार आपने हमारे इलाके पे कब्जा कर लिया है और आप बफर जोन बनाने की बात, इधर ही सारे बफर जोन इंडियन टेरिटरी पे बने, तो ये बहुत अजीब सी बात है। और आप जो है वो ये कभी कहते हैं इंक्रोचमेंट हो गई, कभी कहते हैं ये हो गया, उनको एहतजाज नहीं किया आज तक, बुलाया तक नहीं, बुलाया नहीं। डिमांड तो ये जैसे हुआ था ना, एक डिमांड हुआ था ना जो पाकिस्तान ने किया था, जैसे अभी हम अब ये साबिक वजीर आजम के हवाले से डिमांड तो सब जानते हैं, एहतजाज डिमांड, वो भी नहीं किया इन्होंने। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है वो जो बड़ी अजब सी है कि अगर मीटिंग नहीं होती तो मसला, तो फिर शी जिनपिंग क्या आएंगे, शी जिनपिंग क्या G20 में आएंगे, और अगर वो जाते हैं, क्योंकि पूरी कोशिश होगी प्रीमियर मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि वो आए G20 में, मगर वो आए तो क्या एज अ फाते आए, वो तो एज अ फाते आएंगे ना। और क्या बात होगी नहीं, आपसे, हमने इतनी बड़ी टेरिटरी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस टेरिटरी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और नई अजीब व गरीब किस्म की बात, वो एक अजीज कुरैशी साहब हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस के हैं और उत्तराखंड के भी, और मिजोरम के भी गवर्नर रहे हैं, उत्तराखंड के भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं, यानी एक सीजन्ड उनके पॉलिटिशियन है, लेकिन कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं है। अब वो उन्होंने जनाब क्या बयान दिया है, वो कहते हैं कि, मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि 1-2 करोड़ 1 और 2 करोड़ 22 करोड़ में से 1 या 2 करोड़ लोग मर भी जाएं मुसलमान तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हाँ, इधर एक मिनट, उन्होंने बयान क्या दिया है, ये वो ही कहते हैं, ये एक नया एक पेंडोरा बॉक्स, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन कांग्रेस की जो कई दफातर हैं और कई लोग हैं वो बीजेपी से भी आगे हैं। हाँ। यानी इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी हो गई है कि मैं जहां जाता हूं कांग्रेस के हैं सर, कहते हैं मुझे तो शिद्दत पसंदी नजर आती है बीजेपी से ज्यादा, तो मुझे तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि जंग होगी इंडिया के अंदर, खाना जंगी, उसमें 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाए, काफी हो गया है, काफी हो गया। वो कहते हैं काफी हो गया, 1-2 करोड़। अजीज कुरैशी साहब के मसले फटा पड़ा हुआ है कि भाई ये तो ये क्या बयान देते, हाँ बीजेपी उनको बोला बराव कह रही है, वो कांग्रेस भी परेशान है कि बयान देती है। वो कहते हैं कांग्रेस के अंदर भी शिद्दत पसंदी है क्योंकि माहौल तब्दील हो गया इंडिया का। तो ये जो है मेरा ख्याल है एक ऐसी सूरत हाल है कि उधर जो है वो अल्जेरिया ने कह दिया कि जी वो नाइजर के ऊपर से परवाजें नहीं जाएंगी, और जो यानी वो अपनी जगह पे एक स्टेलमेट है कि ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए ब्रिक्स की, तो उसके बाद पता चले कि वो नाइजर के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है सफारतकारी को कामयाब होना चाहिए। इतने बड़े फड्डे पड़े हुए हैं अफ्रीका समेत कई मुल्कों में दुनिया के कि कोई और जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। लेकिन बात सारी ये है कि ये देखना ये है कि क्या ये ब्रिक्स में से क्या निकल के आता है। ये एक तो बन गया, दूसरा G7 तो गया ना पीछे, G7 को तो छोड़ दे। G7 कौन सा G7? वो G7 वो जो उस वक्त ग्रेट वो मुल्क नहीं रहे, इकोनॉमी इधर आ गई है, सारी इकोनॉमी सारी एशिया में आ गई है, सारी जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, पैसा है, वो एशिया में आ गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।